नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आज हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की और बाकी पार्टियों की। यहां मैं आम आदमी पार्टी का प्रचार बिल्कुल भी नहीं कर रहा, लेकिन दिल्ली सरकार जिस तरह से नए नए फैसले लेती है और जो फैसले जनता के हित में होते हैं, ऐसा नहीं वो संकल्प पत्र में वायदे करती हो, दावे करती हो, उसके बाद ऐसे फैसले लेती हो। संकल्प पत्र के इतर भी ऐसे फैसले लेती है जिसका सीधा फायदा आम जनता को मिलता है। जहां बस को लेकर पहले महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री की गई, उसके बाद बस को लेकर कहा गया कि जो मजदूर हैं, जो श्रमिक हैं, उनको मुफ्त में यात्रा मिलेगी। जहां वो अपना काम करने जाएंगे, वापस घर आएंगे, उनसे एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा। उसके अलावा तमाम ऐसे फैसले जो एक मॉडल बने हैं और जिनका उपयोग राजनीतिक पार्टियां चुनावों में करती हैं, जिसमें से एक फ्री बिजली का है। फ्री बिजली का फॉर्मूला हर राजनीतिक पार्टी चुनाव में उठाती है कि हम जब आएंगे सत्ता में फ्री बिजली देंगे, लेकिन ऐसा कोई करता है, कोई नहीं करता। क्या आम आदमी पार्टी की जो मॉडल हैं, जो योजनाएं हैं, उनको बाकी राज्यों में फॉलो नहीं होना चाहिए? कि बाकी राज्य जो हैं वो नहीं कर सकते? अगर जनता का फायदा है तो जरूर फॉलो करना चाहिए। इसी पर आज हम बात करेंगे, आप वर्सेस ऑल। दिल्ली सरकार ने अब महिलाओं के बाद दिल्ली के मजदूरों को भी मुफ्त बस यात्रा की सुविधा दे दी है। इससे दिल्ली के करीब 10 लाख मजदूरों को फायदा मिलेगा। दिल्ली सरकार ने मजदूरों के लिए बड़ी सुविधा का ऐलान किया। महिलाओं के बाद अब दिल्ली के मजदूरों को बस में मुफ्त सफर करने की सुविधा दी गई है। केजरीवाल सरकार ने घोषणा की कि अब दिल्ली के मजदूर वर्ग को डीटीसी और क्लस्टर बसों में सफर करने के लिए किराया नहीं देना होगा। अब वे फ्री में बस में सफर कर सकते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने पहले ही महिलाओं को फ्री बस सर्विस की सुविधा दे रखी है। यह घोषणा दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, पहले आपको सुना देते हैं। कुल मिला के लगभग 1000 से लेके 3000 रुपए महीना तक उसको खर्चा करना पड़ता था बस किराए पे। तो सरकार ने योजना बनाई है कि जो मजदूर अपने कार्यस्थल पे जाएगा या कहीं और भी जाएगा, उसको अब बस में पैसा ना देना पड़े, बस में किराया ना देना पड़े। सरकार दिल्ली श्रमिक बोर्ड की तरफ से उनको फ्री बस पास देगी और पूरी दिल्ली में या दिल्ली की बसों में वो कहीं भी यात्रा कर सकते हैं, कितनी भी बार यात्रा कर सकते हैं। इसका फायदा करीब 10 लाख मजदूरों को मिलेगा, जो अभी रोजाना 40, 50, 100, कई लोग तो 300 रुपए तक खर्च करके जाके अपनी मजदूरी करते थे। और उसके बाद केजरीवाल सरकार ने युवाओं को बिजनेस में मदद करने के लिए स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली कैबिनेट ने दिल्ली स्टार्टअप नीति पारित की है, जो युवाओं को कारोबार शुरू करने में हेल्प करेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, जो युवा अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं, दिल्ली सरकार उनकी मदद करेगी। पैसे की मदद के साथ साथ अन्य तरह की भी मदद करेगी। दिल्ली सरकार ढेर सारी वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इसके अलावा सीएम केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली सरकार के किसी भी कॉलेज में पढ़ने वाला छात्र अगर स्टार्टअप करना चाहता है और पढ़ते पढ़ते उसने कोई प्रोडक्ट बनाया है, तो दिल्ली सरकार उसे पढ़ाई के लिए 2 साल तक की छुट्टी देने के लिए भी तैयार है, ताकि वो छात्र अपना पूरा समय अपने प्रोडक्ट पर लगा सके। यहां तक कि अगर युवा अपना बिजनेस शुरू करने के लिए कोई जगह किराए पर लेते तो उसका आधा किराया तक दिल्ली सरकार दे सकती है। क्या कुछ कहा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने, वो भी आपको सुनाते हैं। आज दिल्ली की कैबिनेट ने एक और बहुत अहम फैसला लिया, वो ये कि दिल्ली में बहुत सारे लोगों को फ्री बिजली मिलती है। इसके लिए दिल्ली सरकार सब्सिडी देती है। बीच बीच में कई लोगों के मेरे पास सुझाव आते हैं, कई लोगों की चिट्ठियां आती हैं, कई लोगों से जब मैं मिलता हूं वो कहते हैं कि सर अच्छी बात है आप हमें फ्री बिजली दे रहे हो, लेकिन हमारे में से कुछ लोग जो हैं वो सक्षम हैं, हम फ्री बिजली नहीं लेना चाहते, हम आपकी सब्सिडी नहीं लेना चाहते, आप इस पैसे को कहीं स्कूल अस्पताल बनाने के लिए इस्तेमाल कर लीजिए। तो अब हमने तय किया कि हम ये ऑप्शन देंगे। हम लोगों से पूछेंगे क्या आपको बिजली की सब्सिडी चाहिए? अगर वो कहेगा हाँ चाहिए तो हम उनको देंगे, अगर वो कहेगा नहीं चाहिए तो हम उनको नहीं देंगे। तो ये लोगों से पूछने का काम जल्दी शुरू होगा
और 1 अक्टूबर से दिल्ली के अंदर उन्हीं लोगों को बिजली की सब्सिडी दी जाएगी जो लोग बिजली की सब्सिडी मांगेंगे। अब सवाल इस बात को लेकर उठते हैं कि चुनाव के टाइम तो सब लोग केजरीवाल सरकार का फ्री बिजली का मॉडल जो है, फॉर्मूला है, फॉलो करते हैं, लेकिन इस पर खरा कौन कितना उतरता है। अगर हम यूपी की बात करें तो चुनाव से पहले सरकार ने यूपी के किसानों को लेकर कहा था बिजली बिल हाफ कर देंगे, लेकिन अभी भी पूरे बिजली के बिल आ रहे हैं और संकल्प पत्र में वादा किया गया कि सिंचाई की बिजली पूरी तरह से मुफ्त देंगे, लेकिन क्या वो पूरा हुआ? वहीं आज अखिलेश यादव कानपुर में थे, जहां उन्होंने तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरा, जिसमें बिजली का मुद्दा भी शामिल था। आपको वो भी सुना देते। ट्रैफिक जाम, बिजली है नहीं, और जब बिजली का बिल आता है तो लोगों को करंट लगता है। जिस बिजली को बनाने के लिए समाजवादियों ने काम किया और कानपुर और आसपास कितने बड़े बड़े प्लांट लगाने का काम शुरू हुआ था, ये सरकार अगर ध्यान दे देती तो आज बिजली ज़्यादा भी मिलती है और सस्ती भी बिजली उपलब्ध हो जाती है। बिजली का संकट पैदा अगर किसी ने किया है तो सरकार ने खुद पैदा किया है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी को मुनाफा पहुंचाना चाहते हो। मैंने पहले भी कहा कि जनता को खरीद करके बिजली देनी चाहिए, क्योंकि बजट की कमी नहीं है। दिल्ली की सरकार भी इनकी है, यूपी की सरकार भी इनकी है। महंगाई आपके सामने, डीजल, पेट्रोल, सीमेंट, सरिया, दाल, तेल, कोई चीज़ ऐसी नहीं बची है जो महंगी ना हो गई हो। आज बेरोजगारी देखिए, किसी को नौकरी और रोजगार मिलना तो दूर, उनके लिए योजना भी नहीं कर रही। पिछली बार कहा था कि 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा, लेकिन नौकरी रोजगार नहीं मिले। तो आप देख रहे हैं कि दिल्ली सरकार आए दिन ऐसे फैसले लेती है जिसका फायदा आम जनता को मिलता है। यहां मैं दिल्ली सरकार का कोई प्रचार नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर कोई चीज बेहतर है, क्या उस दिशा में बाकी राज्य काम नहीं कर सकते? अगर फ्री बिजली की बात करें तो जब इलेक्शन होते हैं तो चाहे वो कोई पार्टी हो, सब बिजली को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कोई कहता है हम इतने यूनिट फ्री देंगे, कोई कहता है हम इनको फ्री देंगे, बाकियों को फ्री नहीं देंगे, लेकिन जब चुनाव बीत जाते हैं तो स्थिति आप देख सकते हैं। वहीं दिल्ली के जो सरकारी स्कूल हैं उनकी अगर बात करें तो एक नज़ीर बने हुए हैं। विदेशों में जो स्कूल मॉडल है, सरकारी स्कूल का जो मॉडल है दिल्ली सरकार का, उसको लोग पसंद कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। क्या बाकी राज्य शिक्षा की दिशा में बेहतर नहीं कर सकते हैं? क्या बाकी राज्यों में बस जो यात्रा है ऐसे लोगों के लिए, जैसे मजदूर वर्ग है, उनके लिए फ्री नहीं हो सकती है, महिलाओं के लिए फ्री नहीं हो सकती है? इसी पर आज हम बात करें। कई सारे खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ दीपक सोनकर, प्रवक्ता भाजपा, जुड़ गए हैं। सवित मलिक, किसान नेता, जुड़ गए हैं। दीपक जी स्वागत है आपका। सवित जी आपका भी स्वागत है। विजय दुबे, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय जी स्वागत है चर्चा में। इसके अलावा ज़ीबा खान, प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी के हमारे साथ हैं। ज़ीबा जी आपका भी स्वागत है। चंद्रेश कुमार सिंह, प्रवक्ता, कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रेश जी आपका भी स्वागत है। और नरेश बालियान, विधायक, आम आदमी पार्टी के दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश जी आपका भी स्वागत है। शुरुआत दीपक जी आप ही से करेंगे। जो दिल्ली सरकार फैसले ले रही है, क्या बाकी राज्य ऐसा नहीं कर सकते हैं? क्योंकि कहा जाता है कि वहां की जो आर्थिक स्थिति है, जो वहां का बजट बहुत ज्यादा है, बाकी राज्यों का बजट कम है, तो ऐसा तो नहीं है। यूपी का बजट भी ठीक ठाक है, हम चाहे कोशिश तो कर सकते हैं। देखिए शैलेंद्र जी, एक विषय को समझना पड़ेगा कि दिल्ली से उत्तर प्रदेश की संख्या 10 गुना ज्यादा है, और लगभग अगर हम उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा के स्तर की भी बात करेंगे तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 से बाद में शिक्षा में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं शैलेंद्र जी कि जहां बेसिक शिक्षा की हाल ये हुआ करती थी कि उस विद्यालयों में छात्र पढ़ने के लिए भी नहीं जाते थे और शिक्षक पढ़ाने के लिए भी नहीं आते थे, आज कायाकल्प से, माने विद्यालयों का कायाकल्प के माध्यम से 1,38,000 विद्यालयों का कायाकल्प किया गया है, सौंदर्यीकरण किया गया है, और निश्चित रूप से वहां शिक्षक पढ़ाने के लिए आता है, छात्र पढ़ने के लिए आता है। उसके साथ साथ छात्रों की अलग अलग एक्टिविटी के माध्यम से भी आज छोटे बच्चे अलग अलग कल्चरों को भी सीखते रहते हैं। निश्चित रूप से लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर भी
चाहे वो शिक्षा क्षेत्र की बात हो, चाहे स्वास्थ्य क्षेत्र की बात हो, लगातार उसमें भी बदलाव लाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश के अंदर 5 वर्षों में, माने 2017 से 22 तक अलग अलग क्षेत्रों में अलग योजना। देखिए, जिस तरीके से युवाओं के रोजगार की अगर बात करेंगे तो लगातार स्टार्टअप व्यापार के माध्यम से युवाओं ने भी अपना रोजगार खड़ा करने का काम किया है। आज युवा भी उद्यमी के रूप में भी उभर रहा है। अगर हम उसी की तुलना अगर दिल्ली से बार बार करते हैं शैलेंद्र जी, तो मैं निश्चित रूप से आपको बताना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी का शिक्षा मॉडल जो है वो केवल प्रतीकात्मक है। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि केवल चंद स्कूलों को अच्छा करने के बाद बाकी स्कूलों को नकारना और मीडिया में उसका बड़े स्तर पर प्रचार करना, अपनी बाई लूटना, ये सब कुछ उत्तर प्रदेश और दिल्ली की स्कूल मॉडल की अगर बात करते हैं दीपक जी, मैं बिल्कुल सहमत नहीं। जो स्कूल मॉडल है, सरकारी स्कूल की जो स्थिति बहुत लाजवाब है, जबरदस्त है, विदेशों में तारीफ हो चुकी है। लेकिन आप जैसा कह रहे हैं शिक्षा व्यवस्था सुधरी है, उस दिशा में आज ही खबर में पढ़ रहा था कि सीतापुर में कई साल से गैर हाजिर चल रहे 19 शिक्षकों को बर्खास्त किया गया है। 19 ऐसे टीचर्स हैं जो स्कूल ही नहीं जा रहे थे। जिस स्कूल में टीचर जाएंगे नहीं तो बच्चों का भविष्य क्या होगा? ये सिर्फ सीतापुर का मामला आपको बता रहे हैं दीपक जी। निश्चित रूप से शैलेंद्र जी, और आप ये नहीं कह सकते पिछले कार्यकाल में हुआ है, आप ये भी नहीं बोल सकते पिछले कार्यकाल में हुआ है। पिछला कार्यकाल भी भाजपा सरकार का था। मैं वही बोल रहा हूं कि लगातार उसमें कितना लंबा बदलाव करने का काम किया है। मैंने आपको बताया कि 1,48,000 विद्यालयों का कायाकल्प किया गया। वहां हमने देखा कि किस तरीके से विद्यालय का नवीनीकरण किया गया और किस तरीके से वहां माने पेंटिंग के माध्यम से, संदेशों के माध्यम से आज वहां विद्यालय के अंदर सुंदर एक व्यवस्था है। तो जिस तरीके से अगर हम बेसिक शिक्षा की बात करेंगे तो निश्चित रूप से बदलाव है। दूसरा एक उदाहरण मैं आपको और बताना चाहता हूं शिक्षा के क्षेत्र में शैलेंद्र जी, कि हमारे गांव के परिवार के बच्चे माने ये सोचते थे कि हम एक कार्यकाल आप पूरा कर चुके हैं, एक कार्यकाल आपका 5 साल का पूरा हो गया है और उसके बाद भी ऐसी तस्वीरें हम देखते हैं कि सरकारी स्कूल में जब डीएम निरीक्षण के लिए पहुंचते हैं तो जो वहां के टीचर्स हैं वो ऐसे बेसिक सवालों के जवाब नहीं दे पाते हैं। तो बच्चे तो दूर की बात है, बच्चों को चीजें नहीं पता है, उनको मुख्यमंत्री का नाम नहीं पता है, बच्चों को उनको जो बेसिक स्किल की चीजें होती हैं उनको वो नहीं पता है। आपके पास लौटेंगे सवित मलिक, हमारे साथ किसान नेता जुड़े हुए हैं। सवित भाई, सरकार ने इलेक्शन के टाइम बोला था कि सिंचाई के लिए जो बिजली है वो मुफ्त देंगे, हाफ बिल कर देंगे, जो ग्रामीण क्षेत्र है उनका बिल हाफ कर देंगे। और उसके बाद में देख रहे हैं जो बिजली का बिल है वो पूरा आ रहा है, मेरी जानकारी में तो यही है। और उसके बाद जो संकल्प पत्र था उसमें कहा पूरी तरह सिंचाई बिजली मुफ्त कर देंगे। तो क्या आपकी जानकारी में है कि जो बिजली के बिल आ रहे हैं उनमें कोई कमी की गई है? सवित भाई, सवित जी हम चाहेंगे आप अपने फोन को जो ऑडियो है उसे अनम्यूट कर लें। शैलेंद्र जी आवाज आ रही है अब? बिल्कुल सर। शैलेंद्र जी, ऐसा है, इन लोगों का काम है खाली लोगों के बीच में अफवाह फैलाना, झूठी बातें करना और लोगों को धोखा देना। निश्चित रूप से जो अभी सोनकर जी बोल रहे थे, हम बैठकर उसको लपेट रहे थे, क्योंकि उसमें एक भी बात ऐसी नहीं थी जो आम जनता के भले की बात हो या उनके पल्ले पड़े। इन्होंने कहा था संकल्प पत्र में हम किसान को बिजली फ्री देंगे, लेकिन इन्होंने किसान को क्या दिया? इन्होंने एक आदेश पारित कर दिया है कि 100 दिन के अंदर अंदर किसान की ट्यूबवेल पर खेत में मीटर लगेगा और मीटर के साथ में भी प्रीपेड मीटर लगेगा। आप उसमें पहले पैसा डलवाइए, जितना पैसा डालेंगे उतनी आपकी सिंचाई होगी। अगर किसान के पास पैसा खत्म हो गया, उसकी सिंचाई अधूरी है तो वो आधी रह जाएगी। क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनको दिक्कत आती थी, गन्ना किसान जो होते थे वो कहते थे कि हमारे गन्ने का भुगतान करा दीजिए, हम बिजली का पेमेंट कर देंगे, हमारे पास पैसा नहीं है। तो इन्होंने पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों को चुना है और 100 दिन का टारगेट बनाया है कि सभी खेत के नलकूपों पर प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे और किसान का शोषण करने का काम किया जाएगा। इन्होंने वादा किया था कि हम लगातार 14 दिन में भुगतान करेंगे। आज की तारीख में संकल्प पत्र, आप इस वक्त संकल्प पत्र देख सकते हैं, अभी मैं टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहा हूं संकल्प पत्र। उसमें तो साफ कहा है कि सिंचाई जो है वो पूरी तरह से मुफ्त रहेगी।
तो सोनकर जी से पूछिए, मुफ्त मतलब नाप के मुफ्त देंगे क्या? मीटर किस लिए लगा रहे हैं? उससे पहले नापेंगे कितनी बिजली दे रहे हैं, उसके बाद मुफ्त देंगे क्या? कौन सी योजना है इनकी? कैसे किसान को लूटने का काम कर रहे हैं, कैसे किसान को ठगने का काम कर रहे हैं, कैसे किसान को बेवकूफ बनाने का काम ये कर रहे हैं। अरे किसान का पैसा ये दिलवा नहीं पाते। किसान का 8,000 करोड़ रुपए इनके ऊपर बकाया है। आज की तारीख में 8,000 करोड़ गन्ना किसानों का बकाया है, उसको दिलाते नहीं है। सोनकर जी से मैं पूछ रहा हूं, बताइए कौन सी स्कीम है? क्या मीटर से नाप के किसानों को बिजली फ्री दी जाएगी, या आप अपना वादा भूल गए हैं, किसानों को ठगने का काम करेंगे? लौटेंगे सर आपके पास, जी से जवाब चाहता हूं आपके, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ नरेश बालियान जी बने हुए हैं, विधायक हैं आम आदमी पार्टी के दिल्ली से। नरेश जी, दिल्ली सरकार पर हमला सब बोलते हैं, कांग्रेस पार्टी भी बोलती है, बीजेपी भी बोलती है, लेकिन जो इनोवेट आइडियाज करते हैं केजरीवाल या उनकी पूरी टीम, उसके एवज में बाकी राज्यों में ऐसा नहीं नजर आता और उसका इंप्लीमेंट भी होता है। इस बात में कहने से कोई गुरेज नहीं है, जो सरकारी स्कूलों की व्यवस्था है दिल्ली में, क्या वो बाकी राज्यों में नहीं हो सकती? देखिए, एक बहुत पुरानी कहावत है कि सरकार के अंदर साझा होना चाहिए। तो बीजेपी का उस कहावत से मतलब ये है कि जो इनके काउंसलर बने, एमएलए बने, एमपी बने, मंत्री बने, ये सारी पोस्ट देके फिर अपने रिश्तेदारों को, अपने नजदीक के लोगों को मिलके लोग भ्रष्टाचार करें और अपने रिश्तेदारों को नौकरी लगवाए, किसी को डीएसपी, किसी को तहसीलदार। ये बीजेपी का मॉडल है। और एक मॉडल है आम आदमी पार्टी का कि सरकार के अंदर साझा होना चाहिए। तो सरकार के अंदर साझे के रूप में आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली के लोगों के लिए बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य की सेवा, मुख्यमंत्री तीर्थ योजना, मुख्यमंत्री जय भीम योजना, महिलाओं के लिए डीटीसी बस फ्री, आज श्रमिकों के लिए डीटीसी बस फ्री। तो ये मॉडल है। देश के अंदर दो मॉडल चल रहे हैं, एक ये भारतीय जनता पार्टी का गुजरात मॉडल कह लीजिए या मोदी मॉडल कह लीजिए, और एक मॉडल है दिल्ली में अरविंद केजरीवाल। तो इस मॉडल के अंदर इतनी सारी चीजें आम आदमी पार्टी की सरकार ने की हैं पिछले 7 साल में, और वो 7 साल में तब ये सारी चीजें की हैं कि जब सारा एलजी की तरफ से इतनी बड़ी रुकावटें रही हैं, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कितनी बड़ी रुकावटें रही हैं। अभी मुख्यमंत्री जय भीम योजना है, उस जय भीम योजना का मैं आपको बताऊं कि अगर मान लीजिए कोई गरीब बच्चा है और उसको आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बनना है, तो वो ट्रेनिंग नहीं ले सकता क्योंकि उसके पास लाखों रुपए जो कोचिंग के लगते हैं, उस कोचिंग के वो पैसे समर्थ नहीं है वो परिवार देने के लिए। पहली सरकार है दिल्ली के अंदर, देश के अंदर अरविंद केजरीवाल की, जिन्होंने उन बच्चों के लिए फ्री कोचिंग का इंतजाम किया है। और वो बच्चा किसी भी इंस्टीट्यूट में, दिल्ली के जो बेस्ट से बेस्ट इंस्टीट्यूट है, उस इंस्टीट्यूट में बच्चा जाके कोचिंग ले, सारा का सारा पैसा उसका दिल्ली सरकार देगी। एक फरिश्ते योजना है, उसके अंदर अगर मान लीजिए भगवान ना करे किसी परिवार में किसी का एक्सीडेंट हो जाए, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि प्राइवेट हॉस्पिटलों में लाखों रुपए उसके इलाज में लग जाते हैं। उस परिवार को एक पैसा नहीं देना पड़ेगा, सारा का सारा पैसा बिल्कुल। कई सारी योजनाएं, उसमें आज स्टार्टअप योजना का जिक्र किया है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने, और उसमें जो कई नई चीजें हैं जो केंद्र सरकार की स्टार्टअप योजना, उससे इतर जो खामियां, जो कमियां हैं, उसको भी पूरा करने का काम किया। उस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ और भी मेहमान हैं आपके पास सर, लौटेंगे। ज़ेबा खान हमारे साथ है, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की। ज़ेबा जी, जैसा कि आपने देखा कि सिंचाई को लेकर अभी सवित जी ने बताया कि सिंचाई की बिजली तो मुफ्त नहीं मिल रही है, सरकार ने दावा तो किया था, वायदा भी किया था। और अखिलेश यादव की अगर बात करें, वो फ्री बिजली की बात कर रहे थे, अगर सरकार में 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। तो यहाँ तो प्रदेश में भाजपा है और केंद्र में भी बीजेपी सरकार है, उसके बावजूद सरकार जो है फ्री बिजली नहीं दे पा रही। तो अखिलेश यादव क्या लगता है, ऐसा मुमकिन कर सकते थे? देखिए शैलेंद्र जी, बात सिर्फ ये दूसरे कार्यकाल की नहीं है। अगर हम 2017 से बात करेंगे तो 2017 से ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक भी वादे पूरे नहीं किए हैं। 17 से 22 में उन्होंने सिर्फ सपा को कोसा है, सिर्फ इतना कहा है कि उनकी चीजें हम समेट रहे हैं और चीज अब सही कर रहे हैं।
अब ये बता दें, अब तो इनका ये दूसरा कार्यकाल चल रहा है, अब तो समाजवादी पार्टी पे भी ये ठीकरा नहीं फोड़ पाएंगे। अब ये बताएं पिछले 5 सालों में इन्होंने क्या किया था। किसानों को इन्होंने आज नहीं छला है बिजली के नाम पे, किसानों को पहले दिन से छला है। 2 गुनी आय करने का वादा किया था और 2 गुनी खर्चा बढ़ा दिया है उनका। अब ये प्रीपेड मीटर लगा रहे हैं जो इन्होंने, क्योंकि बाकी पार्टीज वो चुनावी वादे कर रही थी, समाजवादी पार्टी ने आज तक जितने वादे किए हैं, चाहे वो 12 से 17 का हो, पूरा करके दिखाया है। और बिजली का भी वादा किया था तो हम सत्ता में आते तो उसको पूरा करते, लेकिन समाजवादी पार्टी के कंपटीशन में इन्होंने एक ऐलान कर दिया चुनाव में और अब वो उसे पूरा नहीं कर पा रहे। अब वो खपत छोड़िए, आप गांव देहात में जाके देखिए, ये नॉर्मल बिजली 24 घंटा नहीं दे पा रहे हैं। अभी जैसे कसीदे पढ़ रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कि हमारे स्कूल इस तरीके के, आज ही हमने उस पत्रकार को खोया है जिसने इनके स्कूलों की पोल खोली थी। मैं श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ उस पत्रकार को, उसकी हिम्मत को, उसके जज्बे को, जिन्होंने इसको स्कूल के पोल खोले थे कि पानी में 4 टुकड़ा दाल मिला के ये बच्चों को खिला रहे थे। नमक अब दूसरा कार्यकाल है, आपको जवाब देना होगा। पहला कार्यकाल बीत गया, जो कमियां खामियां हैं उससे अब दुरुस्त किया जाना चाहिए। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ और भी खास लोग बने हुए हैं। चंद्रेश कुमार जी के पास आएंगे। चंद्रेश जी, जो आम आदमी पार्टी फैसले लेती है, कई सारे ऐसे फैसले जो संकल्प पत्र में भी नहीं, उसके बावजूद उनको लगता है जनता हित में ऐसे फैसले लेना जरूरी है। क्या कांग्रेस पार्टी, अभी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे, बीजेपी की बात कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी जिन राज्यों में है क्या वो वहां ऐसी व्यवस्था नहीं लागू कर सकती है? क्योंकि चुनाव के वक्त तो आप लोग भी बड़ी बड़ी बातें करते, फ्री बिजली की, तमाम सारी बातें कि हम आएंगे तो स्कूलों की व्यवस्था ऐसी कर देंगे, लेकिन आपके भी कई सारे राज्यों में सरकार है, वहां भी व्यवस्था बहुत बेहतर नहीं है। देखिए, पहली बात तो मैं ये बता दूं, कोई भी सरकार हो, चाहे वो राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, जनता को कुछ भी फ्री में नहीं देती है। वो जो भी देती है वो जनता का ही होता है। और इसके लिए हम लोग दिल्ली के एजुकेशन मॉडल को सबके सामने रखा। मैं बड़ी ईमानदारी पूर्वक आपके मंच पर बताना चाहता हूं, इस देश में केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, कस्तूरबा बालिका विद्यालय, सैनिक विद्यालय, आर्मी पब्लिक स्कूल, शायद चंद्रेश जी की आवाज हमारे तक नहीं पहुंच पा रही। वापस लौटेंगे चंद्रेश जी आपके पास। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय दुबे जी, विजय जी के पास आएंगे। विजय जी, जैसे कि फैसला लिया है महिलाओं के बाद अब जो मजदूर हैं उनके लिए, कितना सराहनीय कदम है। इसके अलावा स्टार्टअप योजना को लेकर तमाम बातें कही अरविंद केजरीवाल ने। उन्होंने कहा है कि स्टार्टअप के लिए जो भी मदद होगी फाइनेंशियल, वो मदद सरकार करेगी। उसके अलावा अगर आपको पढ़ाई में दिक्कत आ रही, 2 साल की छुट्टी भी दे देगी, उसके बाद अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा जो किराए का रेंटल होगा, आधा किराया भी दे देगी। इन्होंने किया है, लेकिन क्या आपके पास लौटेंगे चंद्रेश जी, आपके पास लौटेंगे। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल का जैसा कोई मॉडल ये लोग आज तक दे पाए हैं क्या? दिल्ली सरकार के सारे स्कूल ही मॉडल हैं अपने आप में। दिल्ली सरकार के स्कूल सारे, मैं वही तो कह रहा हूं, आपने दिल्ली में कितने नए मेडिकल कॉलेज। ठीक है चंद्रेश जी, आपको रोकेंगे, वापस आपके पास आएंगे, समय कम है हमारे पास। हमारे साथ विजय दुबे जी बने हुए हैं। विजय जी, कैसे देखते हैं? ये बता दीजिए, दिल्ली में कितने नए विद्यालय लौटेंगे चंद्रेश जी आपके पास, लौटेंगे चंद्रेश जी आपके पास, लौटेंगे। विद्यालय का कोई जोर है क्या? लौटेंगे चंद्रेश जी आपके पास, लौटेंगे। जोर है क्या? ये कांग्रेस और भी लोग हमारे साथ हैं। विजय जी जी हाँ जी, शैलेंद्र जी, ऐसा है कि दिल्ली सरकार ने कुछ मॉडल निश्चित तौर पे जो पेश किए हैं और जो स्टैब्लिश किए हैं, जैसे कि उन्होंने चिकित्सा सुविधा में एक बहुत अच्छा क्रांतिकारी तरीके का प्रस्ताव लाए थे और उसको एग्जीक्यूट भी किया उन्होंने कि मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया था। तो मोहल्ला क्लिनिक में यह है कि मोहल्ला के लोग जो थे उनके लिए एक इजी रीच हो गई डॉक्टर्स के लिए। और जो दिल्ली सरकार का जो शिक्षा मॉडल है, ये अप्रिशिएटेबल है क्योंकि वो उसको क्लोजली वॉच करते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश का जो इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, इसको मॉनिटर क्लोजली कर प्रॉपरली किया जा सके तो शायद ये संभव हो सकता है। लेकिन जो अभी पिछले कई महीनों में कहूं जो घटनाक्रम हुए हैं, उसमें तो लगता है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट खुद ही अपनी सारी व्यवस्था को
तोड़ने पे उतार हुए हैं। बलिया का आपको किस्सा पता होगा और भी लोगों को पता होगा कि पेपर लीक करा दिया गया था और पेपर लीक का ठिका किससे फोड़ा गया? भाई आपने खबर चला दी तो पत्रकारों को आपने अरेस्ट कर लिया, उनको मुकदमा दायर कर दिया। तो ये आप केवल ये समझते हैं कि साहब कवर कर लेंगे चीजों को और व्यवस्थाओं की खामियों को ठीक नहीं करेंगे तो इससे काम चलने वाला नहीं। बिल्कुल लौटेंगे सर, आपके पास लौटेंगे। प्रभात जी हमारे साथ बने हुए हैं, आपके पास लौटेंगे। प्रभात जी, जैसा कि अभी विजय जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है, मॉनिटरिंग करने में दिक्कत होती है, तो क्या ये राजनीतिक पार्टियां भी कहती रही चुनाव में कि दिल्ली प्रदेश जो है छोटा है, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, सबका चला, सबके बस की बात नहीं है उत्तर प्रदेश चलाना? कितना इसे सही मानते हैं आप? देखिए शैलेंद्र जी, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। मैं पिछले 3 दशक से देख रहा हूं, पत्रकारिता के क्षेत्र में हूं। ये सारे राजनीतिक दल हवा में नंगे हैं। जब ये अपना मैनिफेस्टो जारी करते हैं तो बड़े बड़े दावे करते हैं और वो दावे धरातल में नहीं उतरते हैं। जहां तक केजरीवाल की आप बात कर रहे हैं, आज केजरीवाल का मॉडल आपको अच्छा दिख रहा है। ठीक है, छोटी पॉपुलेशन का दिल्ली है, कुछ काम उन्होंने अच्छे किए हैं, लेकिन बाकी सारे काम उनके विज्ञापन में चल रहे हैं। मुझे हंसी आ रही थी, अभी हमारे एक साथी विजय जी कह रहे थे कि मोहल्ला क्लिनिक खोली। जरा हम अपने साथी विजय जी से कहेंगे मोहल्ला क्लिनिकों को जाके देख लीजिए क्या हाल है। केजरीवाल के मॉडल, देखिए मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूं। देश की आजादी के बाद जिस तरीके से जितनी भी सरकारें रही हैं, जबकि कांग्रेस की सरकार सबसे ज्यादा रही है, अखिलेश की समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो या मायावती की सरकार रही हो, शिक्षा और गरीब के लिए किसी ने कुछ नहीं किया है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 के बाद और डबल इंजन की सरकार योगी आदित्यनाथ की 5 साल की, मैं कहूंगा 61 महीने की सरकार, 5 साल के 60 महीने और 1 महीना ये 61 महीने की सरकार, निश्चित तौर पर लंबे दूरी के काम हो रहे हैं, जिसका परिणाम 5 साल। लेकिन प्रभात जी, जैसा आपने कहा मोहल्ला क्लिनिक ठीक है, बहुत सारी योजनाएं आती हैं सामने, कभी कभी कहीं कुछ खामी होती, लेकिन जो अच्छी चीज है उसकी तो तारीफ करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए। एक ब्रेक का वक्त है, आप सभी मेहमान बने रहिए और ब्रेक के बाद बात करेंगे जो दिल्ली को लेकर जो फ्री बस की बात करी, स्टार्टअप की बात करी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो सिंचाई की मुफ्त बिजली की बात सरकार ने की थी, आधे बिल देने की बात की थी, वो क्यों नहीं हो रहा है, इस पर जवाब लेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए, जल्द लौटेंगे। के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। कुछ दिन ऐसे होते हैं when I love my job, और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि I hate it। एक पायलट पे होता है इतना प्रेशर कि कूल रहना इज नॉट दैट इजी, पर गर्मी में घर को कूल रखना इज नाउ टू इजी विद समर कूल कूलर्स। समर कूल सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ रनवे 34। एक ही छत के नीचे सभी सुविधाओं से सुसज्जित 100 बेड का एकमात्र अस्पताल ओम हॉस्पिटल। आईसीयू एनआईसीयू 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, कुशल डॉक्टरों द्वारा इलाज उपलब्ध है। रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें ओम हॉस्पिटल, शिवली रोड, बागपुर, कानपुर देहात। फोन नंबर 7317825750 7317827050। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। गर्मी के बीच पावर कट से हाहाकार, बिजली कटौती, हर तरफ कोहराम, शहर गांव में बत्ती गुल, लोग परेशान, कोयला खत्म, कैसे सुधरेंगे हालात, बिजली संकट लगातार, सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और हम बात कर रहे हैं दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार की, जो ऐसे फैसले ले रही है जिसका सीधा फायदा आम जनता को पहुंच रहा है। क्या बाकी राज्यों में जो सरकारें हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो, कांग्रेस की हो, क्या वहां ये फैसले नहीं लिए जा सकते? इसी पर हम बात कर रहे हैं। कई सारे खास मेहमान बने हुए, वापस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सीधा बीजेपी के प्रवक्ता जो हमारे पास साथ हैं, दीपक सोनकर जी, उनके पास आएंगे। दीपक जी, जो इलेक्शन के पहले कहा गया था, जो बिजली बिल है सिंचाई के, उसे हाफ कर दिया जाएगा, ग्रामीण इलाकों के जो बिल आएंगे हाफ आएंगे। उसके बाद संकल्प पत्र में कहा गया कि सिंचाई पूरी तरह से मुफ्त रहेगी, लेकिन बिल तो अभी भी पूरे आ रहे हैं। और जैसा सवित जी बता रहे हैं, आप तो मीटर लगवा रहे हैं खेतों में जाके, तो ये मीटर लग रहे हैं, इसका मतलब बिल आएगा। दीपक जी, देखिए शैलेंद्र जी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को अगर तुलना करेंगे तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो बिजली का हाल था, आज उसको बदलने का काम किया गया है। मेरे ध्यान में आता है कि 2017 से पहले किस तरीके से बिजली ग्रामीण क्षेत्रों तक तो छोड़िए, और किसानों के खेतों तक, मान उनके खेती करने में भी कितनी समस्या होती थी। आज उसको भी लगातार गांव के हर कोने तक बिजली पहुंचाने का काम किया है, और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर 24 घंटे बिजली देने का भी काम किया गया है। रही बात इस तरीके की, लगातार सरकार ने जो भी भारतीय जनता पार्टी ने कहा उसको पूरा करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही, बसपा की भी सरकार रही। अभी की बात कीजिए, अभी की बात कीजिए। चुनाव से पहले कहा था जो बिजली है उसका बिल हाफ आएगा। अरे मैं उसी पर, इलेक्शन भी खत्म हो गए, बिल हाफ नहीं हुआ है। मैं उसी पर आ रहा हूं शैलेश जी, पूरी बात तो होने दीजिए। मैं उसी पर आ रहा हूं कि कभी भी किसी ने अपना मैनिफेस्टो में क्या करने का काम किया, कभी किसी ने नहीं किया। आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जनता के सामने, हमने 5 साल में क्या जनता को करने का काम किया, वो जनता के सामने रखने का काम किया। निश्चित रूप से ही जो भारतीय जनता पार्टी ने किसान को 50% बिजली बिल में छूट देने के लिए कहा है, तो निश्चित रूप से उसको करने का काम किया जा रहा है। निश्चित उसकी प्रक्रिया में तैयारी और योजना के साथ उसको पूरा किया जाएगा। अरे तो अभी सवित जी ने क्या कहा? सवित जी ने कहा मीटर लगा रहे हैं। सवित जी के पास ही आते हैं। सवित जी, ये तो कह रहे हैं उस दिशा में काम कर रहे हैं, आप कह रहे हैं दूसरी दिशा में काम किया जा रहा है, मीटर लगा रहे हैं खेतों में जाके। अभी ये कह रहे हैं सोनकर, सुन लीजिए दीपक जी, सुन लीजिए। हाहाकार में जा रही है, रातों रातों बिजली नहीं आती सभी शहरों में, गाँव में। ये खाली इतना बता दें कि जब खेतों की बिजली फ्री कर रहे हैं तो सरकार का पैसा, भारत की जनता का पैसा, आम आदमी का पैसा मीटरों में क्यों खर्च कर रहे हैं? ये कौन सी दोहरी नीति है? बताइए सोनकर जी। यही जवाब मैंने पहले भी मांगा था, इसलिए मैंने आज कुछ नहीं पूछा, ना कुछ बोला। मैंने इतना पूछा और अभी भी पूछ रहा हूं कि जब आप हमको बिजली फ्री देना चाहते हैं तो मीटर क्यों लगा रहे हैं? जवाब दीजिए, का पैसा बर्बाद जवाब दीजिए दीपक जी। देखिए मलिक साहब, कि जिस तरीके से लगातार उस कनेक्शन की प्रक्रिया को बढ़ाने का काम किया जा रहा है, वहां पर कितनी बिजली का खर्च है, कितना यूनिट का खर्च है, लगातार उसकी पूरी प्रक्रिया को तैयार किया जा रहा है। और मैं आपको बोल रहा हूं कि उन्होंने बाद में 50% छूट देने की बात करी है, और खेतों में लगातार पहुंचे हुए बिजली को पानी की सुविधा अच्छी हो, उसको भी योजना के प्रभाव पर पहुंचाने का काम किया है। निश्चित रूप से सरकार अपने उस प्रकल्प की योजना के साथ में काम कर रही है। आने वाले समय में निश्चित रूप से उसको पूरा जनता तक योजना को और किसान के हित के लिए पहुंचाने का काम किया जाएगा। उस पैसे को आप बिजली खरीदने में लगाइए ना, क्यों मीटर लगवा रहे हैं? जब फ्री बिजली की बात कर रहे हैं, सिंचाई मुफ्त देंगे तो मीटर क्यों लगवा रहे हैं? यही प्रश्न पूछा, नहीं तो आप भारत की जनता से पर एक ही प्रश्न पूछा कि हमने कि किस नीति और नियति के तहत भारतीय जनता पार्टी सरकारी विद्यालयों को निजी हाथों में बेच रही है। जरा इसका जवाब हमें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दे दे। यहाँ पर बैठकर भी झूठ बोल जरा रहे हैं। इसका जवाब दे दे। चलिए चंद्रेश जी कोई सवाल कर रहे हैं, चंद्रेश जी का सवाल है, उसका जवाब दीजिए दीपक जी।
उत्तर प्रदेश की जहां तक बात कर रहे हैं, नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश एक एक करके अगर सवाल पूछेंगे, मुझे किसी का सवाल समझ में नहीं आ रहा है। अगर एक करके सवाल पूछेंगे तो मैं जवाब दे पाऊंगा। मैं जवाब दे रहा हूं, मैं सवाल कर रहा हूं। समित जी का सवाल है, ठीक है, समित जी का सवाल है कि जब आप सिंचाई मुफ्त की बात कर रहे हैं, सरकारी आएंगे चंद्रेश जी आपके पास आएंगे। समित जी का सवाल है, उसका जवाब दे देने दीजिए। समित जी का सवाल है कि अगर आप फ्री बिजली की बात कर रहे हैं, सिंचाई मुफ्त देने की, तो आप मीटर क्यों लगा रहे हैं? आपसे कोई आंसर नहीं करेगा, बताइए। शैलेंद्र, कोई जवाब नहीं है। शैलेंद्र जी, इस तरीके से मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे चंद्रेश जी का जवाब का जवाब देना है कि मलिक जी का जवाब देना है। मुझे दोनों एक करके जवाब दे दीजिए। पहले समित जी के सवाल का जवाब दे दीजिए। आपका सवाल मेरे पास आया शैलेंद्र जी। जी, जवाब दीजिए। बत्ती गुल। हाँ शैलेंद्र जी, देखिए निश्चित रूप से जिस तरीके से अभी भाई मलिक जी ने कहा है, आप देखिए कि परिकल्पना पूरी तैयार की जा रही है, स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है कि किस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में भी हर सिंचाई के खेत हेतु भी पानी का प्रयोग ठीक से करा जाए और वहां भी बिजली लगातार पहुंच सके, जो लोग अपने पानी की सिंचाई की व्यवस्था को ठीक से कर सके। तो बिजली का अगर आप मीटर लगा रहे हैं, अब बिजली का मीटर तो लगाना बहुत आवश्यक है ना। जब तक मीटर नहीं लगेगा, क्या किस माने बिजली का यूज कैसे किया जाएगा? भाई मीटर लगा करके तो बिजली का यूज किया जाएगा, पोल से कनेक्शन लगा करके तो मीटर का यूज किया जाएगा। तो इसके आधार पर लगातार जिस तरीके से वहां मीटर का आपका जवाब है, भाई किसी के कनेक्शन के आधार पर ही तो मीटर लगता है, तो वहां पर जब बिजली का यूज किया जा रहा है तो मीटर तो प्रयोग रूप से लगेगा। हाँ, निश्चित रूप से जो संकल्प पत्र में किया गया है कि 50% छूट देने का काम किया जाएगा, तो निश्चित रूप से सरकार उस पर सतर्क रहकर काम कर रही है। अरे तो 50% का वादा किया था आपने, पहले कहा था 50%, उसके बाद जो आपका संकल्प पत्र है, जो सिंचाई की मुफ्त बिजली की बात कही, सिंचाई में कोई पैसा नहीं पड़ेगा। आदमी अपनी बात को खुद मैंने कुछ सवाल पूछे हैं। मैंने पूछा, इन्होंने काशी को क्योटो बनाने का वादा किया था, क्या हुआ? देश में बुलेट ट्रेन चलाने का वादा किया था, क्या हुआ? महंगाई को कम करने का वादा किया था, क्या हुआ? प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, क्या हुआ? चंद्रेश जी, ये उत्तर प्रदेश के अंदर जिसको जो कहा गया है, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है उसको करने का काम किया है, उसको पूरा करने का काम किया है। मैंने उदाहरण में इसको बताया है आपको। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है उसको करने का काम किया है। हमने आर्मी पब्लिक स्कूल बनाए, उसे निजी हाथों में किसको बेच रहे हो, क्यों बेच रहे हो? अरे मध्य प्रदेश, थोड़े राजस्थान के अभी उदाहरण दे दीजिए कि राजस्थान में बेसिक शिक्षा की हालत क्या है, वहां पर किस तरीके की हालत पड़ी हुई है। वहां लोग बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं आते हैं, बंजर स्थितियों में किस तरीके से विद्यालय पड़े हुए हैं। थोड़ा वहां का भी उदाहरण दे दीजिए। आज उत्तर प्रदेश के अंदर बेसिक शिक्षा का बदलाव खड़ा हुआ है। आज शिक्षा के अंदर, अरे चंद्रेश भाई, अरे जब गांव के बच्चे आज निःशुल्क आईएएस और आईपीएस की शिक्षा को निःशुल्क उसकी कोचिंग परीक्षा को पढ़ने का काम कर रहे हैं, उनके सपने को पूरा करने का काम किया जा रहा है लगातार। अरे गांव में कभी ये सोचा जाता था कि इतनी महंगी कोचिंग के साथ कभी हमारे बच्चे भी आईएएस और आईपीएस की कोचिंग की तैयारी कर सकेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे ही मान्य योजना के साथ हमें, अरे लेकिन जो वायदे हैं वो कब पूरे होंगे? सवाल तो इस बात का है ना दीपक जी, जो वायदे हैं वो कब पूरे होंगे? आपके विधायक हमारे साथ बने हुए नरेश जी, पंजाब में सरकार बनी, पहले दिन से जो संकल्प पत्र के मुख्य वायदे थे उस पर काम करना भगवंत मान ने शुरू कर दिया। अगर इनकी बात करें, यहां में किसी पार्टी के फेवर नहीं कर रहा, तो क्या वक्त लगेगा यहां पर काम करने में? नरेश जी देखिए, आम आदमी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में जो जो चीजें कही हैं, दिल्ली का एक मॉडल है, दिल्ली का एक रिपोर्ट कार्ड हम पंजाब के अंदर लेके गए थे कि दिल्ली के अंदर ये काम किए, तो पंजाब के लोगों ने उस चीज पे भरोसा किया। दिल्ली के अंदर जो जो घोषणा पत्र में हमने एक एक चीज लिखी थी, आज मैं कह सकता हूं कि देश के अंदर पहली सरकार है जिसने अपनी घोषणा पत्र के अंदर लिखा हुआ एक एक शब्द पूरा किया है। और उसके अलावा जैसे आज ये स्टार्टअप का प्रोग्राम है, इसके अलावा जैसे आज ये श्रमिकों को बसें जो फ्री की,
ये सारी उसके अलावा चीजें हैं। तो देश के अंदर पहली सरकार है कि जिसने इस तरीके से काम कर रही है, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बिजली हो, पानी हो। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने से आज दिल्ली के लगभग हर परिवार को 5 से 7 हजार रुपए महीने का बेनिफिट है। 7 साल से बच्चों की स्कूल की फीस नहीं बढ़ने दी हम लोगों ने। अगर कोई महिला वर्किंग है तो अगर मान लीजिए उसका 15 हजार रुपए उसकी सैलरी है तो 2.5 से 3 हजार रुपए उसका किराया लग जाता था, वो किराया खत्म कर दिया। अगर उसको परिवार को पैसे बच रहे तो अपने बच्चों के भविष्य के लिए लगाएंगे। तो ये सरकार का काम है। भारतीय जनता पार्टी का क्या काम है? हिंदू मुस्लिम जात लेकिन ये लोग कुछ लोग कहते हैं कि आप लोग केवल ये काम है इनका। कुछ लोग कहते हैं आप लोग मुफ्त की पॉलिटिक्स करते हैं। आपके पास लौटेंगे विजय जी हमारे साथ बने। विजय जी नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, फ्री की पॉलिटिक्स सुनने विजय जी, तो महंगाई लौटेंगे सर। पहले दिल्ली का बजट जब हमने सरकार बनाई तो दिल्ली का बजट 35,000 करोड़ रुपए था। आज वो 7 साल में वो लगभग 70,000 करोड़ रुपए के आसपास बजट हो गया। तो पहले जो पैसा बचता था उसको नेता और अधिकारी मिलकर खा लेते थे। बिल्कुल। आज जो पैसा बचता है हम लोगों को उसको लोगों के काम आ रहा है। ठीक है विजय जी, जैसे लोग कहते हैं मुफ्त की पॉलिटिक्स, अगर इतनी महंगाई जब है, अगर थोड़ी बहुत चीजें अगर जनता को मुफ्त में मिल जाती है उसमें बुराई क्या है? लोग कहते हैं जनता का ही पैसा है, टैक्स है, तो जो राशन आपको फ्री मिल रहा है वो भी तो जनता का पैसा है। जो राशन आप राशन योजना चला रहे हैं वो भी तो जनता का पैसा है, क्यों मुफ्त में दे रहे हैं उसको? तो अगर इतनी महंगाई में अगर कुछ मुफ्त चीजें मिले तो उसमें बुराई क्या है? विजय जी देखिए, महंगाई जो है अभी जहां तक आज की बात है तो आज तो काफी बढ़ी हुई है, और महंगाई के कुछ खास जो बढ़ने की कारक है मतलब आप लोगों को पता है कि आज पेट्रोल महंगा हो रहा है। क्यों हो रहा है उसके भी कुछ कारण है। खैर वो रशिया यूक्रेन की बात नहीं करूंगा अभी, लेकिन कुछ चीजें हैं जो कि अभी फिलहाल के लिए टेम्परेरी तौर पे जब तक ये सब चीजें बढ़ी रहती हैं तो महंगाई अभी उठी हुई है। दूसरी बात है, जहां तक सरकार का जो काम, जो सरकार अपने दायित्वों से मुकर नहीं सकती। महंगाई बढ़ रही थी तो जवाब देना पड़ेगा उसको, लोगों को ये बताना पड़ेगा कि हम इस महंगाई में आपको क्या राहत दे सकते हैं। लेकिन राहत वाली बात फिलहाल मुझे और कहीं होती है नजर नहीं आ रही है, और नहीं इसके ऊपर कोई खास चर्चा नहीं हो रही है। सरकार की ओर से कोई ऐसी बातें नहीं कह रही है उसमें कि कहा जाए कि जैसे किसानों की बात आ रही है, आज बिजली की बात आ रही है कि किसानों की सिंचाई की बिजली के लिए बीजेपी ने वादा किया था, लेकिन आज जैसे कि अब हमारे सामने बातें हो रही है कि अब प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे वहां पे, और बिजली का संकट तो काफी बड़ा है जिसको अभी सरकार मैनेज ही नहीं कर पा रही है। मैं कहूं कि 24 घंटे क्या, गांवों को मुझे लग रहा है कि बहुत कम बिजली मिल पा रही है। तो ये और ये 2000 देखिए, अब समस्या जो है आपके लिए एक बेनिफिशियल पॉइंट हो सकता है, आपके लिए हो सकता है, मतलब बीजेपी कांग्रेस अपोजिशन पार्टियों के लिए हो सकता है कि आज अगर ये सरकार इन समस्याओं को हल नहीं करती है तो 2024 सामने है। अभी 2024 की तैयारी, अन्य राज्यों में होने वाले चुनावों की तैयारी लगातार बीजेपी कर रही है, और पार्टियां भी लगी हुई हैं, चाहे गुजरात हो या और स्टेट्स हो। तो जवाब तो देना पड़ेगा। और डबल इंजन क्या है, सिंगल इंजन क्या है, वो एक अलग इशू है कि डबल इंजन होने के बावजूद भी उतनी ताकत नहीं दे पा रहा है कि मशीनरी को ठीक से चला सके। तो ये सवाल बीजेपी के सामने खड़े होंगे, हर जगह होंगे, और इसका जवाब देना होगा। और किसानों को फौरी तौर पे देखिए, असल में जब ये उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा था तो किसान आंदोलन अपने चरम पे था। किसान आंदोलन में कई समस्याएं खड़ी की, और अल्टीमेटली एक जो स्टेप बैक करना चाहिए था वो प्रधानमंत्री मोदी ने किया, एक कदम पीछे खींचा, और किसान आंदोलन को शांत करने की पूरी जो भी वो व्यवस्था दे सकते थे उन्होंने अपने बिल वापस लिए, और किसानों के उन सवालों से मुक्ति चाहते थे वो उन्होंने मुक्ति ले ली। लेकिन जो आगे वादे किए उसको कैसे निभाएंगे, ये अभी जो स्थिति है उसमें मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी उन पॉइंट्स को हल करने जा रही है या उनके ऊपर कोई खास ठोस कदम उठा रही है। मतलब ये सब चीजें वैसे, और ये भी कहा जा रहा है जो गेहूं का उत्पादन इस बार बहुत कम हुआ है और गेहूं के दाम और ज्यादा बढ़ सकते हैं। सवित जी के पास आएंगे। सवित जी, ये भी कहा जा रहा है जो क्रय केंद्र बनाए गए हैं वहां गेहूं की खरीदी बहुत कम हो रही है, और जो प्राइवेट खरीदार हैं उनकी संख्या बहुत बढ़ गई है, ऐसा क्यों? देखो शैलेंद्र जी, यही जब दिल्ली में आंदोलन चल रहा था इसी मुद्दे को हम कह रहे थे। जो 3 कानून थे उसमें यही मुद्दा था कि जब बाहर रेट थोड़ा भी महंगा हो जाएगा हमारी सभी सरकारी मंडियां बंद हो जाएंगी। और अब की बार क्या हुआ है, मौसम की वजह से जो गर्मी बढ़ी है उसकी वजह से पैदावार कम हुई है। पैदावार कम होने की वजह से गेहूं के पास, किसान के पास गेहूं कम है, तो पंजाब सरकार ने 500 रुपए बोनस देने की बात की है और किसी सरकार ने बोनस की बात नहीं की है। ये चंद्रेश जी अपने उठा रहे पुराने इतिहास,
किसान की बात सुनते नहीं है, ना किसान का क्वेश्चन पूछते हैं। जब ये आज धरातल में पहुंच गए हैं, इतिहास के गड्ढों में, अरे आज जो लोग मर रहे हैं उनकी बात तो करो, उनके बारे में तो सोचो। पंजाब की सरकार ने 500 रुपए दिए हैं, आपकी किस सरकार ने दिए हैं? बिल्कुल, देश को भूमि अधिग्रहण बिल और एमएसपी का अरे फिर मॉडल इतिहास उठा लो। कांग्रेस अरे की सरकार इतिहास ने में ही दिया जाओगे है, तो इतिहास ही और बन इतिहास जाओगे। नहीं है। 2013 में ही भी भूमि वर्तमान में जो जरूरतें हैं उन पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। ठीक है चंद्रेश जी, कांग्रेस आज पब्लिक मर रही है और किसी ने नहीं किया। भूखे हैं, आज किसान बेहाल है, उसकी बात क्यों नहीं करते हो? सभी चीज जो प्राइवेट, सभी चीज क्या लगता है समर्थन मूल्य है उसको और बढ़ाना चाहिए? चंद्रेश जी रोकेंगे आपको, चंद्रेश जी आपको रोकेंगे, सभी जी के पास आएंगे। सभी जी जो समर्थन मूल्य है उसको बढ़ाना चाहिए। सियासत करनी है आप करिए, उसको हम थोड़ी रोक रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की बुनियाद इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी है। और जब भी लोगों के हक बिल्कुल पहरा पड़ेगा, इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा है चंद्रेश जी, इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा है। कांग्रेस पार्टी का योगदान रहा है, हम मानते हैं। ठीक है सभी जी, जो समर्थन मूल्य है उसको बढ़ाने की दिशा में काम करना चाहिए ताकि प्राइवेट खरीदार जो है उन पर लगाम लग सके। नहीं देखो, किसान को अच्छा रेट मिलना चाहिए। अगर प्राइवेट लोग ज्यादा खरीद रहे हैं तो जैसे पंजाब की सरकार ने 500 रुपए बोनस की घोषणा की है, इन सरकारों को भी करना चाहिए। जो भूसा है जो 400 रुपए बिकता था, वो भूसा अब 1200 रुपए बिक रहा है क्विंटल में। तो जो गौशालाएं हैं सरकार की और तमाम लोग हैं जो करते थे, उनके लिए संकट खड़ा हो गया है। सरकार 30 रुपए देती है गौशाला पे, सारे गेहूं जो जितने गोवंश है सब छोड़ दिए गए हैं। उसको लेकर गौशालाओं की भी तमाम शिकायतें आती रहती, इतने कम पैसे में कुछ नहीं हो पाता। किसान की फसल को आवारा पशु खा जा रहे हैं, वो भी एक मुख्य कारण है। बिल्कुल, उसको लेकर भी सरकार ने कहा इस दिशा में हम काम करेंगे। ज़ेबा खान जी के पास आएंगे। ज़ेबा खान, आज अखिलेश यादव ने भी बोला कि जो गेहूं है उसकी खरीदी जो है नहीं हो रही है, प्राइवेट वाले टूट पड़े हैं, और उन्होंने ये कहा है कि बहुत जल्द जो गेहूं आटा लोग खरीदते हैं बहुत ज्यादा रेट बढ़ने वाले हैं इसको लेकर। देखिए जनता बिल्कुल बेहाल है। अब इससे ज्यादा रेट बढ़ेगा तो मुझे लगता है कि देश बहुत ही गर्त में चला जाएगा, क्योंकि लोअर क्लास नहीं मिडिल क्लास इस समय बहुत प्रताड़ित हो रहा है, उस बहुत ज्यादा इफेक्टेड है। अभी शिक्षा की बात कर रहे थे महोदय प्रवक्ता साहब, आप ये बताइए 17 से 22 में 2 साल तो शिक्षा मिली ही नहीं बच्चों की। सरकारी बच्चों के पास, सरकारी स्कूल के बच्चों के पास कहाँ होते हैं स्मार्टफोन, कहाँ होते हैं लैपटॉप? 2 साल तो आपने शिक्षा ही नहीं दी, ऐसे ही बच्चों को प्रमोट कर दिया। आपने इतना कुछ बांटना था, स्मार्टफोन बांट देते, बच्चों की शिक्षा करा देते। 3 साल में भी आप स्थिति संभाल नहीं पाए, और मतलब पूरी ठंड बीतने के बाद तो आप स्वेटर जूते बच्चों को बांटते थे। इस तरीके के शिक्षा का बखान अगर आप चैनल पे आके करते हैं तो आपको वाकई शर्म आनी चाहिए। यहाँ बखान करने से अच्छा है इसका 10% भी अगर आप धरातल पे कुछ कर देंगे तो जनता जो है वो, या बच्चे जो हैं वो आपको दुआ देंगे। किसानों के हित में एक भी काम ये सरकार गिना नहीं सकती है। कोई भी किसान, अब ये किसी को ढोंगी बना के ले आए, कह दे किसान है, तो वो शायद अच्छाई गिना दे, लेकिन एक असली किसान इनकी एक अच्छाई गिना नहीं सकता है। मैं भले यहाँ पे हूँ, मैं किसानी नहीं करती हूँ, लेकिन मेरे भी परिवार में लोग किसानी कर रहे हैं, मैं उनकी हालत देख रही हूँ क्या है। तो किसान तो बर्बाद है, ये किसान के लिए कुछ नहीं कर सकते। 15 दिन में गन्ना भुगतान करने का वादा करके आए हैं, और ये 10 साल पूरा कर लेंगे, ये 27 तक ये कुछ नहीं कर पाएंगे, ये 15 साल में भुगतान नहीं कर पाएंगे। 15 दिन तो बहुत दूर की बात है। आप महोदय आज की तारीख में 8,000 करोड़ बकाया है उत्तर प्रदेश, बिल्कुल पुराना बकाया भी है। प्रभात जी के पास आएंगे, वक्त कम है। प्रभात जी नहीं आप मुझे डिबेट में मत बैठाया। अरे सर बाकी लोग थे आज। सर प्रभात जी नाराज मत होइए, आज लोग ज्यादा हो गए थे सर, माफी चाहता हूं सर। नहीं सॉरी, आपने मुझे पहले बार भी नहीं बोलने दिया। नहीं प्रभात जी ब्रेक का वक्त था, नाराज मत होइए। प्रभात जी ब्रेक का वक्त था इसलिए आपके पास नहीं आ पाया, इसलिए आप ही के पास आ रहा हूं सर। आपको दोबारा आना चाहिए। मैं चाहूँ, बिल्कुल मैं दोबारा आया हूँ। मैं चाहूंगा पहले की बात जो आपकी अधूरी रह गई आप उसे पूरा कीजिए, उसके बाद दूसरे सवाल के साथ आएंगे सर। प्रभात जी देखिए शैलेंद्र जी, मेरा ये कहना है कि जितने भी पैनल में जितने भी पार्टी के लोग बैठे हुए हैं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैं फ्री किसी भी चीज के बांटने का हिमायती नहीं हूं, चाहे वो फ्री राशन हो चाहे फ्री बिजली हो। हमारे इस देश में हमारे टैक्स से, पैसे से डेवलपमेंट के लिए काम होता है, और जितने भी राजनीतिक दल हैं
मैं ये कहना चाहता हूं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप आरोप लगाइए, आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन अगर कोई पार्टी काम नहीं कर रही है तो वो भारी मैंडेट से कैसे आ रही है? आप 1 आ रहे हैं, कोई 2 आ रहा है, कोई 40 आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? जनता आपको नकार क्यों रही है? आप आरोप लगाइए कि 4 नेता हमारे बैठे हैं, बोलने नहीं दे रहे। चंद्रेश जी कांग्रेस के 1-2 सीट आई, नहीं बोलने दे रहे हैं। अरे भाई आप बोलने दीजिए, सुनिए। आप अगर आप 2024 में कुछ करना चाहते हैं तो मेरी बात भी सुनिए। कोई भी सरकार होती है, सरकार काम करने के लिए होती है, और सरकार के काम का गुड वर्क जो है जब उसका परिणाम आता है तो चुनाव परिणाम देते हैं, मैंडेट। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आपने आरोप लगाया है। आप कह रहे हो सरकार काम करने के लिए होती है, लेकिन यहाँ तो सरकार झूठ बोलने के लिए बैठी हुई है। भाई मलिक जी, सरकार झूठ बोलने के लिए बैठी है। कितने बड़े नेता है मुझे मालूम है। समित जी रोकेंगे, प्रभात जी को अपनी बात पूरी हो जाने दीजिए। जी प्रभात जी, हम बोलेंगे। ठीक है समित जी, आपके पास आएंगे, लेकिन प्रभात जी आमदनी है वो भी तो बढ़ानी होगी। अगर आप कह रहे हैं फ्री की बात ना करें, आप ठीक है फ्री राशन मत दीजिए, फ्री बिजली मत दीजिए, लेकिन जो आमदनी है उसे बढ़ा दीजिए, लोगों को इतना सशक्त बना दीजिए, फ्री की बात ही ना है। राजनीतिक दलों के लिए कहा है कि जो मैनिफेस्टो ये लोग जारी करते हैं, ये नहीं देखते हैं हमारी सरकार में फंड क्रिएट कहां से होगा, पैसा कहां से आएगा, हम पैसा कहां से लाएंगे। सिर्फ मुफ्त जो घोषणाएं होती हैं वो सिर्फ वोट पाने के लिए, वोटर को भ्रमित करने के। केजरीवाल मॉडल बहुत अच्छा है, अरे योगी मॉडल भी अच्छा है, गुजरात मॉडल भी अच्छा था, सारे मॉडल अच्छे हैं। आप योगी मॉडल को भी सुनना पसंद करें। आपके केजरीवाल ने करोड़ों अरबों रुपए विज्ञापन में बात बिल्कुल नहीं, जो सरकारें अच्छा काम करती है उसकी हम बात करते हैं। अगर उत्तर प्रदेश में जो मॉडल पसंद आया है सीएम योगी आदित्यनाथ का, उस पर भी हम चर्चा करते हैं। अगर योगी आदित्यनाथ अच्छे कदम उठाते हैं उस पर भी हम चर्चा करते हैं। जो लॉ एंड ऑर्डर है उस पर भी हम बात करते हैं। लाउड स्पीकर मॉडल की हमने बात करी, बुलडोजर मॉडल की बात करी, लेकिन अगर कोई सरकार अच्छा कदम उठा रही है तो उसकी भी बात करना जरूरी है। और अगर आप कह रहे हैं फ्री की बात ना हो तो सरकार लोगों को इतना सशक्त बना दे कि फ्री की बात ही ना हो, लोगों की आमदनी बढ़ा दे, रोजगार दे दे। इतनी महंगाई है और ऐसे में अगर कुछ फ्री चीजें मिल जाती हैं तो उससे बुराई मुझे तो नहीं लगता है। और गुजरात मॉडल की बात करते हैं तो मुझे आपकी पत्रकारिता पर ही खेद है, मुझे शर्म है आपकी पत्रकारिता पर। ऐसी पत्रकारिता मत करिए जो देश को बांटने वाला हो, तोड़ने वाला हो, कमजोर करना हो। और आप जैसे पत्रकारों ने ग्लोबल पत्रकारिता इंडेक्स में भारत को 150 पर पहुंचा दिया। आपको शर्म आनी चाहिए। सुन लीजिए, आप 2 सीट में हैं, आप सीट छोड़िए, सीट से राजनीति नहीं होती है। राजनीति जानिए, जिसको 1 सीट है उसको भी बोलने का हक है। बिल्कुल हक है, बिल्कुल हक है, लेकिन चंद्रेश जी को भी बोलने का बिल्कुल हक है, लेकिन जहां आपकी सरकार है आपको भी ऐसे कदम उठाने चाहिए जो जनता के हित में हो। और रही बात प्रभात जी का व्यक्तिगत राय है, उनका कहने का मतलब है जो फ्री की पॉलिटिक्स है वो बंद होनी चाहिए। मैनिफेस्टो में आप मुफ्त की बातें करते हैं वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसको लेकर कुछ लोगों की राय यह है कि मुफ्त की बात आप मत कीजिए, लेकिन सशक्त इतना बना दीजिए ताकि लोगों को इसका फायदा मिले, लोगों की आमदनी बढ़ा दीजिए। आप फ्री की बात मत कीजिए, लोगों की आमदनी बढ़ा दें, आप महंगाई कम कर दें, लोगों को रोजगार दे दें, तो शायद फ्री की बात ही खत्म हो जाएगी। किसी को अच्छा नहीं लगता फ्री में कुछ लेना। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज के मुद्दे में बात कर रहे थे जहां आम आदमी पार्टी कुछ ऐसी योजनाएं लेकर आती जिसका फायदा सीधे जनता को मिलता है, और बाकी राज्यों की जो सरकारें चाहे बीजेपी कांग्रेस हो, जो कुछ अच्छी चीजें हैं वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी सरकार उससे फॉलो करनी चाहिए, उसको आप अपने राज्यों में भी लागू कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत, रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देखिए हमारा खास कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान जी के साथ।